हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स के सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं हम लोग उन चैप्टर्स को वन बाय वन करेंगे। और आज जो हम लोग सबसे पहले चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, इस स्टैटिस्टिक्स के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पहले ही नोट्स में बना दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें पहले से ही इसमें नोट्स बना दिए हैं, क्योंकि ये सिर्फ थियोरी है और इस कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे ये नोट्स। तो इसका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है, जिससे हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों को एग्जैक्टली चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। देखो, इसको मैंने पहले इसलिए लिखा जिससे हमारे पहले तो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैथ्स के अंदर सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें निकालने होते हैं फाइनली, बस मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको हम लोगों को करना पड़ता है, हमें कोई थ्योरी नहीं पूछी जाती। तो इसलिए मैंने सिर्फ थ्योरी को नोट्स में लिख दिया है और इसको हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोगों को चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है और चैप्टर में है क्या और कितना पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इसके अंदर पता चल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर है स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। देखो, स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट में बोला जाता है स्टैट्स, तो हम लोग सिर्फ स्टैट्स बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स पूरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो स्टैट्स क्या होता है? तो स्टैट एक मैथमेटिकल साइंस होता है, एक मैथ्स है, जैसे कि हम लोग मैथ्स में इसे पढ़ ही रहे हैं। तो एक मैथमेटिकल साइंस होता है जिसके अंदर तीन मेन चीज़ें होती है। वो तीन मेन चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी हो गई? एक हो गया इसके अंदर कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। किसका? डेटा का। कोई हमारे पास डेटा है, जैसे कि हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मान लेते हैं 30 बच्चे पढ़ते हैं टोटल, ठीक है। उन 30 बच्चों में हम लोगों को उनकी हाइट देखनी है। तो हो सकता है किसी की हाइट 4 फुट हो, किसी की 5 फुट हो, किसी की 4 और 5 के बीच में हो। तो एक हम लोग को एक डेटा मिलता है उसकी हाइट्स का, या हम लोग कोई दूसरा क्राइटेरिया ले लेते हैं, मान लेते हैं वेट ले लेते हैं। तो किसका वेट जो हो सकता है वो मान लेते हैं 45 kg हो सकता है, किसी का 50 kg हो सकता है, किसी का 42 kg हो सकता है, 47 हो सकता है। तो एक इस तरीके का हमारे पास डेटा बन जाता है। तो उस डेटा को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, यानी स्टैट में सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने का एक पूरा का पूरा एक मेथड है। यही मेथड हम लोगों को इधर समझना होता है, किस तरीके से हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। और फिर उस एनालाइज मतलब उस डेटा को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसके एक क्लासीफाई किया जाएगा, उसको ग्रुप में रखा जाएगा, उसको एक मैनर बनाया जाएगा, जिसकी वजह से फिर बाद में उसको उसके अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगाए जाएंगे और फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस। उसके बाद फिर जब हम लोग एनालिसिस के बाद हम लोग उसके इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब उसके बाद हम लोग उसका रिजल्ट निकालते हैं कि हम लोग को फाइनली डेटा से मिला क्या। हो सकता है जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू जो हम लोगों ने वेट का मान लेते हैं, वेट जो है स्टूडेंट्स की, उनके वेट के डेटा को कलेक्ट किया तो हमें फाइनली एक रिजल्ट मिलता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने 30 स्टूडेंट्स बोले तो मान लेते हैं उसमें से जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनका वेट आता है 45 kg। तो हम लोग एक डेटा पता, एक इंटरप्रिटेशन रिजल्ट मिल जाता है कि मैक्सिमम वेट जो है वो 45 kg है, या ऑन एन एवरेज वेट, जो मीन वेट जो क्लास का निकलता है वो इतना है, एक 45 मान लेते हैं, वो इतना निकलता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक इंटरप्रिटेशन, एक रिजल्ट, कंक्लूजन सामने आता है जब हम लोग इस डेटा को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये तीन मेन कॉन्सेप्ट्स इस के अंदर होते हैं, स्टैट्स के अंदर, ठीक है। अब दूसरी बात, जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ किया कहाँ जाता है, ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका यूज़ देखो बहुत सारी जगह होता है, इसमें से मैंने कुछ जगह लिखने की, फील्ड लिखने की कोशिश करी है। जैसे सबसे पहले बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बायोलॉजी, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, बायो और स्टैटिस्टिक्स मतलब दो टर्म आपस में मिली हुई है, बायो और स्टैट्स दोनों आपस में मिली हुई हैं। तो इसका यूज़ होता है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आते हैं, मान लें एक दिन में 1000 पेशेंट आ जाते हैं, 1000 पेशेंट आ जाते हैं। उन 1000 पेशेंट्स के अंदर उनको एक कॉन्सेप्ट मतलब उनके अंदर एक टेस्ट करना है, एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं एक टाइप का वो, कि जो 1000 पेशेंट्स आ रहे हैं उन 1000 पेशेंट्स में से कितने ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कितने मतलब हाइपरटेंशन के मरीज़ हो गए, कितने कितने शुगर के या डायबिटीज़ के हो गए, कितने किडनी के हो गए, कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले आते हैं। तो एक टाइप का हम लोग
डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 1000 पेशेंट में थे, और हम लोगों को पता चलता है कि इस तरीके की हम लोगों को चीज़ें मिलती हैं। देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, एक बेसिक एग्जांपल है, अदरवाइज ये एक वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आगे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ किया जाता है, मतलब एक बायोस्टैटिस्टिक्स इसकी एप्लीकेशन होगी, स्टैट्स को यूज़ करते हैं। इंश्योरेंस वाले भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इंश्योरेंस वाले जो यूज़ करते हैं वो भी स्टैट्स का यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है, स्पोर्ट्स में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट जब होती है तो क्रिकेट हम टेलीविज़न स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं कि नीचे स्कोर आता है, ठीक है। तो स्कोर में हम लोग देखते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, स्टैट्स का ही तो यूज़ करते हैं। दूसरा, जब फाइनली जब वो लोग दिखाते हैं कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, क्या रन रेट रहा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो वो स्पोर्ट्स में भी यूज़ करते हैं स्टैट्स का। वेदर फोरकास्टिंग, मतलब वेदर के बारे में जो प्रोडिक्शंस करते हैं कि आज मौसम कैसा होगा, कल कैसा होगा, कुछ दिन बाद कैसा होगा, 5 दिन बाद कैसा होगा, तो वो वेदर फोरकास्ट वाले भी स्टैट्स का यूज़ करते हैं। कोई हमें प्रेडिक्शन करनी है, उस प्रेडिक्शन के लिए भी हम लोगों को स्टैट्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एक डेटा आ गया, उस डेटा के तौर पर हम लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो हाइट होगी वो इतनी ही होगी, चाहे आप जाके क्लास में देख लें, क्योंकि हमारे पास डेटा है, हम लोगों ने इस डेटा के अंदर स्टैट्स लगाई, और उस स्टैट्स से हम लोगों को पता चल गया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वेट जो है 45 kg है। अदरवाइज आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ये हमारी प्रेडिक्शन हो गई, ठीक है। या ऑन एन एवरेज जो निकलेगा वो इतना होगा। तो ये हमारे पास और भी हमारे पास तरीके हो सकते हैं, ये बेसिक एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये प्रेडिक्शंस में भी होते हैं। डेमोग्राफी में भी यूज़ होता है। डेमोग्राफी मतलब जो पॉपुलेशन होती है, एक कोई जगह है, मान लेते हैं दिल्ली है, उस दिल्ली के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज दिल्ली के अंदर 2 करोड़ लोग रहते हैं। तो उन 2 करोड़ पीपल में जो रह रहे हैं उनके अंदर कितने लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, या कितने लोग दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, या कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोगों का नया जन्म हुआ, तो ये डेमोग्राफी हो गई। तो उसकी स्टडी करना, ये सब पॉपुलेशन की स्टडी करना, वो डेमोग्राफी हो गई। तो ये 6 फील्ड मैंने आपको लिखने की कोशिश करी है, ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जहाँ हम लोग को जिसके अंदर समझना है। देखो आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, वो उसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप्ड वाला आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, और हम इस 10th के चैप्टर के अंदर चैप्टर 14 में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डेटा के बारे में सिर्फ। तो ग्रुप डेटा में हमारे पास आ जाता है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो है हमारे पास 3 मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं। एक मीन होता है, एक मीडियन होता है, और एक होता है मोड। तो मीन, मीडियन, मोड हमारे पास ये सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं। इन सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम लोग इधर पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आती है डायरेक्ट मेथड, किसके अंदर, मीन के अंदर। हमारे पास सॉल्व करने के लिए देखो जितना भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सबके सब कैसा होगा, सारा का सारा जो भी होगा वो होगा हमारे पास ग्रुप्ड डेटा। कैसा डेटा होगा, ग्रुप डेटा के बारे में ही हम लोग इधर स्टडी करेंगे, और अनग्रुप डेटा के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा क्या है, तो आपको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, इसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास मीन, मीडियन, मोड है। हम लोग मीन पढ़ेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर मोड पढ़ेंगे, तो एक एक करके सब पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग होगी मीन से, ठीक है। तो मीन को हम लोग को कैलकुलेट करना है, हमारे पास कोई डेटा है और हम लोग को उसका मीन निकालना है। तो उसका मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो एक पहला तरीका जिससे हम लोग मीन को कैलकुलेट करेंगे, पहला तरीका हो गया। सेकंड हमारे पास है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो हम लोगों को शॉर्टकट मेथड भी देखना है। ये हमारे पास दूसरा तरीका हो गया जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। 2 तरीके हो गए मीन को कैलकुलेट करने के। तीसरा तरीका है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड भी मीन को कैलकुलेट करता है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि CBSE बोर्ड की तरफ से अब जो डिलीशन हुआ है, मतलब डिलीट कर दिया गया कुछ पार्ट हमारे मैथ्स के सिलेबस से, तो उसमें सब जो इस चैप्टर के अंदर से डिलीट किया गया है वो है हमारे पास ये मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट कर दिया गया है। मतलब अब आपसे स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए अब आप हम लोग इसको डील नहीं करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट कर दिया गया है। तो ये मेथड क्या कर दिया गया है, डिलीट, और इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास अब 2 ही मेथड बचते हैं, एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारे पास शॉर्टकट मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को हम लोग
डील करने वाले हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड, तो इन दोनों मेथड्स को हम लोग डील करेंगे बस, और इन दोनों मेथड से ही हम लोग मीन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हो चुका है, ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। खैर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था और मैं कहूँ तो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी था, लेकिन अब ये डिलीट है, हमने नहीं पढ़ना, तो ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मीडियन आता है, फिर उसके बाद मोड आता है। तो देखो मोड भी हम लोगों को ग्रुप डेटा का ही निकालना है और मीडियन भी हम लोग को ग्रुप डेटा का ही निकालना है। इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास सीधे फॉर्मूले हैं और वो हम तभी देखेंगे जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर्स में, ठीक है। तो मीन के लिए हमारे पास दो मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसके बाद हमारे पास जो मीन है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मतलब ग्रुप डेटा है, जैसे मैंने बोला ग्रुप डेटा के बारे में डील करेंगे। तो ग्रुप डेटा का मीन कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन किया है। इसके लिए हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास क्लास इंटरवल नॉट गिवन, मतलब क्लास इंटरवल्स आर नॉट गिवन, क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ। और सेकेंड है हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन, क्लास इंटरवल्स आर गिवन, वो दिए हुए हैं। अब दो चीज़ें आ गई, दो कन्फ्यूजन हो सकती हैं आपको। पहला तो ये कि ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है, तो इसके बारे में आपको आगे लेक्चर्स में मिल जाएगा जब हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्या होती हैं, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल के बारे में भी हम लोगों को आगे पता चल जाएगा जब हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगले लेक्चर में ही आपको सब क्लियर हो जाएंगे दोनों डाउट्स, ठीक है। तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, सॉरी, ये आपका डाउट होगा, और क्लास इंटरवल क्या होता है ये आपका डाउट होगा। तब भी हम लोग आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो मीन निकालना है हमें ग्रुप डेटा का, वो दो तरीके का हो सकता है हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन हो और ना गिवन हो। तो ना गिवन हो और गिवन हो, उसके लिए दोनों अलग अलग तरीके हैं। अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया तो हमारे पास सिंपली ये फार्मूला होता है और हम लोगों को यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। समेशन, देखो इसको सिग्मा बोला जाता है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। और इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई, इस तरीके से पढ़ दो, या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास, ठीक है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन, सॉरी माय मिस्टेक, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है, इधर प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को और इनका सम, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर है, तो इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। और ये हमारे पास है एक्स और इसके ऊपर हमारे पास है बार, ठीक है, एक्स बार, ठीक है। इसके ऊपर एक डंडा लगाए जैसे हम बोलेंगे बार, एक्स बार। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, कब, जब हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तब हम सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मीन। तो एक्स बार से इधर डिनोट किया गया है किसको, मीन को हम लोगों ने एक्स बार से डिनोट किया है। सेकेंड, हमारे पास अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो भी हमारे पास दो तरीके होते हैं इस आंसर को निकालने के लिए, मीन को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैंने बोला आपको, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन डिलीट हो गया है, तो स्टेप डेविएशन का क्लासिफिकेशन मैंने नहीं किया, इसलिए बस हमारे पास अब डायरेक्ट मेथड है एक, और एक हमारे पास है एस्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो क्लास इंटरवल दिया होगा तो दो तरीके, डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में दो फॉर्मूले हम लोग को यूज़ करने पड़ेंगे, तब हमारे पास आंसर निकलेगा। सबसे पहला हमारे पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट। देखो इसको या तो आप क्लास मार्क बोल दीजिए और मिड पॉइंट, मैंने बीच में और लिखा हुआ है, क्लास मार्क बोल सकते हैं या मिड पॉइंट बोल सकते हैं। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट UCL और LCL मतलब लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों को जोड़ दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो हमारे पास होगी इसका मिड पॉइंट या क्लास मार्क, ठीक है। वो हम लोग को मिल जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हमारे पास यही एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हम लोग को यहाँ लगाना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, जो हमारे पास एक्स बार यानी हमारा मीन निकाल देगा, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये हम लोग को एग्जैक्टली नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। जो हम एग्जैक्टली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्ट मेथड पर ही रखेंगे और डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हम लोग उस लेक्चर में देखेंगे। सेकेंड मेथड है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए
प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हमारे पास अस्यूम्ड मीन मेथड का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया, जो हम लोगों को सिर्फ मीन के लिए बताया हुआ है और हम लोगों ने इधर इसको समझ लिया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग किस किस को डील करने वाले हैं और किसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास इंटरवल्स नॉट गिवन, क्लास इंटरवल्स नहीं दी होंगी तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेकेंड, क्लास इंटरवल अगर गिवन है तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास इन दोनों के ऊपर कल क्वेश्चंस जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे और हम लोग इसको देखेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।